मित्रों नमस्कार, मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आजकल जैसा कि हम योगों के बारे में बता रहे हैं, पंचांग आपको पढ़ा रहे हैं, तो नक्षत्रों, दिन और तिथि से क्या क्या योग बनते हैं। कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। मित्रों, तो इसके बारे में आप जानो कौन सा योग शुभ है और कौन सा योग अशुभ है। जैसे सबसे पहला योग होता है त्रिपुष्कर योग। मित्रों, त्रिपुष्कर योग में यदि मंगल, रविवार या शनिवार को भद्रा तिथि हो, भद्रा तिथि में 2, 7, 12 तिथि पड़ती है, जैसे ये त्रिपुष्कर योग हो गया। यदि रविवार, मंगलवार, शनिवार को भद्रा तिथियां हो और इसके साथ विशाखा, उत्तर फागुनी, पूर्व फागुनी, भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तराषाढ़ा में से कोई नक्षत्र हो, इसे त्रिपुष्कर योग बोलते हैं। यह योग में किए हुए अच्छे या बुरे कार्य की 3 बार दोहराई जाती है, अतः इसे साधारणतः छोड़ दिया जाता है। मित्रों, अगला योग है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग में क्या होते हैं, देखिए। यह योग भद्रा तिथि और रविवार दिन हो, मंगलवार दिन हो, शनिवार दिन हो, इसे अशुभ माना जाता है। द्विपुष्कर तिथि के साथ यदि भद्रा तिथि हो और अशुभ दिन हो, जैसे शनिवार, रविवार और मंगलवार को अशुभ दिन मानते हैं, तो ये द्विपुष्कर योग बनता है। इस योग में किए गए अच्छे या बुरे कार्यों को 2 बार दोहराया जाता है, इसलिए यह भी योग जो बनता है, इसको भी हम शुभ या अशुभ कार्यों के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा, मित्रों, आपने सुना होगा कि पंचक लगा है। पंडित जी बताते होंगे कि आज पंचक है। अच्छा, पंचक कैसे लगता है, मैं आपको बता दूं। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में 5 नक्षत्रों में, जैसे धनिष्ठा का आधा भाग, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती में विचरण करता है, तो इसे हम पंचक कहते हैं। पंचक में दक्षिण दिशा में यात्रा, चारपाई बुनना, छत डालना, छप्पर डालना, घास व लकड़ी इकट्ठा करना, दाह संस्कार करना आदि कार्य त्याज है। यदि किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार पंचक लगने पर कर दिया जाता है, तो उसके लिए पंचक शांति करवानी होती है, अन्यथा उस परिवार में 5 मृत्यु होने की आशंका होती है, या उस परिवार या उसके संबंधियों में कोई अति दुखद घटना हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसको हम बोलते हैं पंचक। ये चंद्रमा से बनता है। दूसरा होता है बाण। मित्रों, ये बाण भी पंचक ही है, लेकिन ये सूर्य से बनता है। जहां पंचक चंद्रमा से बनते हैं, वहीं बाण सूर्य के योग से बनता है। बाण क्या होता है, देखिए। यह भी पंचक कहलाता है, किंतु यह सूर्य के ग्रह स्पष्ट पर आधारित है। बाण 5 प्रकार के होते हैं: रोग, अग्नि, नृप, चोर और मृत्यु। इनके निर्धारण करने की तालिका मैं आपको बताता हूं कैसे है। अगर सूर्य के ग्रह स्पष्ट में 6 डिग्री जोड़ दिया जाए, इसे 9 से भाग दें, यदि शेष 5 बचे तो वो रोग बाण है। अगर ग्रह स्पष्ट में 3 जोड़कर
9 से भाग दें, यदि 5 शेष बचे तो अग्निबाण होता है। यदि सूर्य ग्रह स्पष्ट में 1 डिग्री जोड़कर 9 से भाग दें, 5 बचे तो नृप बाण होता है। अगर सूर्य स्पष्ट में 8 जोड़ के और 9 से भाग दें तो ये 5 बचे तो रोग बाण होता है। यदि सूर्य ग्रह स्पष्ट में 4 डिग्री जोड़कर 9 से भाग दें, यदि शेष 5 बचे तो मृत्यु बाण होता है। अच्छा, रोग बाण रविवार को व रात्रि के समय उपनयन संस्कार के लिए वर्जित है। अग्निबाण पड़ता है। मंगलवार को पूरे दिन मकान बनवाने के लिए त्याज्य है। अगर नृपबाण में शनिवार का दिन के समय सरकारी नौकरी के लिए छोड़ देना चाहिए। चोरबाण में मंगलवार और रात्रि के समय यात्रा के लिए नहीं लेना चाहिए। मृत्यु बाण में बुध और संध्या समय व प्रातः काल शादी के लिए अशुभ होता है, इसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा मित्रों, अब अगला योग है होलाष्टक। हम होलाष्टक के बारे में भी सुने होंगे। होलाष्टक क्या है वो देखिए। कुछ शहरों और गांवों में जो नदी के किनारे हैं, जैसे ब्यास, रावी, सतलुज, पंजाब, पुष्कर, अजमेर, होलिका से पहले ये 8 दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक शादी या अच्छे शुभ कार्य के लिए त्याज्य होते हैं। इन्हें हम होलाष्टक कहते हैं। अगला तारा का डूबना। मित्रों, तारा का डूबने के बारे में भी आप सुने होंगे। जैसे तारा का डूबना क्या होता है, पंडित जी बताते हैं कि भाई अभी तो तारा अस्त है। वो तारा का डूबना क्या है मैं बताता हूं आपको। जब बृहस्पति व शुक्र सूर्य के निकट आ जाते हैं तो उसे तारा डूबना बोलते हैं। ये ग्रह अस्त समझे जाते हैं। उस समय की अवधि में जब ये अस्त रहते हैं तो कुछ कार्य नहीं किए जाते, जैसे नया घर बनवाना, भवन निर्माण व नवग्रह प्रवेश, कुआं खोदना, तालाब बनाना आदि, बाग लगाना, व्रत या संकल्प लेना या उसका समापन करना, महादान में ऐसे दान जिनको बहुत शुभ माना जाता है वो भी हम अगर तारा अस्त है तो नहीं करना चाहिए। सोम यज्ञ भी नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी चाहिए, गुरु से दक्षिणा भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो फल नहीं मिलता। अन्नप्राशन के बाद सभी संस्कारों जैसे कर्णवेद, मुंडन, उपनयन, विवाह, केशांधा, वेद आरंभ, समावर्तन, ये सब नहीं करने चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए? अगर तारा अस्त है तो और क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, राज्याभिषेक, बृहस्पति व शुक्र के अस्त होने पर इनका विचार भी त्याग देना चाहिए, जैसे गर्भाधान आदि संस्कार, बचपन के संस्कार जैसे जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन आदि के लिए नहीं लिया जाता। बचपन के संस्कार एक विशेष आयु पर किए जाते हैं, परंतु ये संस्कार यदि देर से किए जाएं तो शुक्र व गुरु के अस्त होने की अवधि में नहीं करना चाहिए। राज्याभिषेक, राजा या राज्य उच्च सरकारी अधिकारी के साथ प्रथम भेंट भी अगर तारा अस्त है तो नहीं करनी चाहिए। किसी तीर्थ स्थान की प्रथम यात्रा जहां व्यक्ति पहले नहीं गया हो वहां भी तारा डूबने की अवधि में नहीं जाना चाहिए। पहली विदेश यात्रा अगर तारा अस्त हो तो नहीं करनी चाहिए। हवन यज्ञ आदि भी अगर तारा अस्त हो
तो नहीं करनी चाहिए। ये सब कार्य बृहस्पति व शुक्र के अस्त होने की अवधि में नहीं करना चाहिए। और मैं आपको 6 मास और अधिक मास के बारे में भी बता चुका हूं। अगर 6 मास और अधिक मास हो तो भी ये सारे काम नहीं करना चाहिए। संक्रांति क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य 3, 6, 9, 12 राशियों में प्रवेश करता है तो इसे खड़शीत्यायन कहते हैं। जब सूर्य मेष व तुला में आता है तो विषुआ कहते हैं। जब मकर में सूर्य हो तो इसे सौम्यायन कहते हैं। जब सूर्य कर्क में हो तो इसे याम्यायन कहते हैं। और जब 2, 5, 8, 11 में सूर्य हो तो इसको विष्णुपद संक्रांति कहते हैं। अब सुन लीजिए पूर्ण योग क्या है। जब सूर्य नई राशि में प्रवेश करता है तो 16 घड़ी अर्थात 6 घंटे 24 मिनट पहले और 6 घंटे 24 मिनट संक्रांति के बाद के समय को पूर्ण काल कहते हैं। इस समय में कोई शुभ कार्य करना वर्जित होता है, अतः ये कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्ण काल का मतलब यह है कि इसमें पूजा पाठ ही करनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से सुन लीजिए। जब सूर्य किसी भी नई राशि पर गोचर करता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। उस संक्रांति के 6 घंटे 24 मिनट पहले और 6 घंटे 24 मिनट के बाद को पूर्ण काल कहते हैं। इस किसी भी शुभ काम के लिए शादी, विवाह, कोई योग, मुंडन आदि, गृह प्रवेश, इनका काम जब आप करने जा रहे हो तो ये इतना समय छोड़ देना चाहिए। इनको हम योग में नहीं लेते। अच्छा मित्रों नमस्कार। अब अगली वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारा चीज बताएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो को आप देखते रहिए, वीडियो को आप पूरा देखना। आधे अधूरे में कुछ आप समझ नहीं पाओगे तो नमस्कार, धन्यवाद।